प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निबंध पढ़ेंगे। आपको मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि इस सत्र में माने पूरे सेकंड ईयर में हमारे लिए व्याकरण जो ग्रामर का पार्ट होता है वो जैसे फर्स्ट ईयर में दिया गया है वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए निबंध लेखन है। बोधगम्य गद्यांश माने एक गद्यांश दिया जाता है, उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, उसका उत्तर लिखना होगा। और उसी तरह अनुवाद, ये 3 विषय हमारे लिए दिए जाते हैं इस सत्र में। तो अब हम देखते हैं कि निबंध लेखन का अर्थ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में इसको जनरल एस्से, तेलुगु में व्यास रचना जिसको कहते हैं वो निबंध लेखन माना जाता है। हिंदी में इसको निबंध कहते हैं। तो निबंध लेखन इसका प्रचलन हिंदी साहित्य में कैसे हुआ, माने विस्तार से तो मैं नहीं बताती, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। तो आधुनिक काल के विविध विधाओं के विकास के युग में निबंध का विकास भी हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में हम बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो इस आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ है। हम जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम बहुत सारे देख चुके हैं कि निबंध, एकांकी, नाटक, कहानी, है ना, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, पत्र लेखन, इन सब विधाओं के साथ साथ निबंध भी एक प्रकार की गद्य विधा है। आधुनिक काल के अन्य विधाओं के साथ साथ निबंध विधा का भी विकास हुआ है। हिंदी निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग, जिसको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, भारतेंदु युग से हुआ है। उस समय पत्र पत्रिकाओं में पद्य के साथ साथ गद्य भी छपते थे, माने गद्य में जो भी लिखे जाते हैं उनका भी उस समय पत्र पत्रिकाओं में छापते थे। तो उसी के अंतर्गत निबंध लेखन भी आरंभ हुआ है। तो निबंध का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई रचना। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई रचना, माने जिस विषय को हम अवगत कराना चाहते हैं, किसी को हम अवगत कराना चाहते हैं, उसको सुसज्जित करके शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने को हम निबंध लेखन कहते हैं। उसको सुसज्जित करना है, माने उसको ठीक तरह से, अंग्रेजी में कहते हैं अरेंज, जो बात पहले कहना चाहिए था, जो बात बीच में कहना चाहिए था, जो बात अंत में कहना चाहिए था, इस प्रकार इसको सुसज्जित करके शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने को हम निबंध लेखन कहते हैं। समझ में आई है ना बेटा आपको बात, कि अच्छी तरह बंधी हुई रचना, इसको हम निबंध कहते हैं। और जो बात हम अवगत कराना चाहते हैं उसको सुसज्जित करके शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने को ही हम निबंध लेखन कहते हैं। तो निबंध किस विषय पर लिखा जाता है यह भी देखना है ना। निबंध किन किन विषयों पर लिखा जाता है, माने मानव जीवन से संबंधित सभी विषयों पर निबंध लेखन कर सकते हैं। जैसे कि मानव जीवन से संबंधित सामाजिक विषय, माने तरह तरह के त्योहार। बचपन में 8th क्लास 9th क्लास उस समय हम लिखते थे तुम्हारा प्रिय त्योहार क्या है, दिवाली, पटाखे खूब फोड़ते हैं ना इसलिए दिवाली। ऐसा तुम्हारा प्रिय त्योहार, ऐसा सामाजिक जीवन से संबंधित। और दहेज प्रथा, है ना, बाल विवाह, इन सब का विवरण उसमें होता है, सामाजिक। उसी प्रकार राजनीतिक विषयों से संबंधित निबंध, माने किसी के जीवनी के बारे में लिखना। और फिर तुम्हारे प्रिय
नेता कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में लिखना। उसी तरह राजनीति विद्यार्थी, ये हम अगले निबंध पढ़ाते समय वो भी हमारे इस सिलेबस में वो भी है, हमारे पाठ्य प्रणाली में वो भी है, विद्यार्थी राजनीति, ये भी हम देखेंगे। उसी तरह वैज्ञानिक निबंध, जैसे कि अब हम जी रहे हैं कोरोना, इसका आविर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके न आने के लिए निराकरण कैसे किया जाता है, इन सब विषयों से संबंधित चर्चा करते समय उसको हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक निबंध। ऐसे निबंधों को वैज्ञानिक निबंध कहते हैं। उसी प्रकार धार्मिक निबंध, धार्मिक निबंध का अर्थ है कोई धर्म से संबंधित व्याख्यान उसमें होता है कि भगवद गीता का सार उस श्लोक में कैसा कहा गया है, इस पर अगर हम कोई चर्चा करके कोई निबंध लिखते हैं तो उसको हम धार्मिक निबंध कहते हैं। उसी प्रकार सांस्कृतिक निबंध, माने हमारे संस्कृति में विरासत से जो भी आए हैं, माने भारत में प्रचलित जननाट्य है ना, फोक डांसेस जिसको कहते हैं, जननाट्य, लोकनाट्य, लोकगीत है ना, इन सब से संबंधित विषय को हम सांस्कृतिक के अंदर रख सकते हैं। इस प्रकार मानव जीवन से संबंधित हर क्षेत्र में, हर विषय में, सब विषय को लेकर निबंधों की रचना की जाती है ना। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह बंधी हुई रचना, और जिस विषय को हम अवगत कराना चाहते हैं उसको ठीक तरह से सुसज्जित करके हमें प्रस्तुत करना होगा। मानव जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर हम निबंध लिख सकते हैं। और निबंध लिखने की विधि कैसी होगी? निबंध लिखते समय हमें कुछ विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है कि निबंध में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा सहज हो एवं शुद्ध भी हो, कि जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें निबंध लिखते समय नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रयोग हो। हम जो विषय बता रहे हैं, जिस स्तर वाले व्यक्तियों को बता रहे हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर समझिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ बताना है तो बताने का तरीका, बताने के शब्द, वे सब अलग होते हैं और उनका दृष्टिकोण भी अलग होता है। उसी प्रकार अगर थोड़ा बड़े व्यक्ति होते हैं, माने उच्च शिक्षा के व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को पढ़ाते समय हमें अलग प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा, है ना। उसी तरह जिस विषय को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें वाद विवाद का भी कोई इधर उधर का ना हो। इस तरह स्पष्ट दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण भी स्पष्ट रहना चाहिए। जिस विषय को हम बताना चाहते हैं उस पर स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ हमें निबंध लिखना होगा। उसी तरह अनावश्यक कथन ना हो। जिस विषय को हम बताना चाहते हैं उससे सीधा संबंधित विषयों को, जैसे कि अगर आप एक कहानी लिख रहे हैं, एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो कहानी से अलग एक छोटा मोटा विषय भी उसमें घुसा सकते हैं। और कोई उपन्यास लिख रहे हैं तो अनेक पात्र, अनेक कथन उसमें आ जाकर मिल जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। अगर आप काव्य लेखन कर रहे हैं तो इधर उधर का भी थोड़ा बहुत विषय उसमें डाल सकते हैं हम, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं ना, उसी तरह जो बात हमें कहना है सीधा उसी विषय को हमें कह देना चाहिए। इधर अनावश्यक कथन को इस निबंध में हमें स्थान नहीं देना चाहिए। अच्छा बेटा, निबंध का इंट्रोडक्शन यहीं तक है। माने निबंध किसको कहते हैं, किस तरह निबंध लेखन होना चाहिए, है ना। अब हमारे सिलेबस में जितने भी निबंध हैं उन सबको मैं पढ़ाने के प्रयास करूँगी, और उनमें पहला निबंध जिसको मैंने लिया है वो हमारे सिलेबस में भी है, वो है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आपको उस शीर्षक से कुछ समझ में आया?
विज्ञान का मतलब है साइंस। इस साइंस के माध्यम से, माने साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उतना छोटा सीमित वाली बात नहीं है, जो विस्तृत रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, विज्ञान एवं तकनीकी, इस यह जो है, यह विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। इस विषय पर अब हम निबंध देखेंगे। देखिए मैंने किस तरह लिखा है, उसी तरह आप लिखने का प्रयास कीजिए कि प्रस्तावना होगा, विषय विस्तार होगा और अंत में उपसंहार होगा। इस तरह आप इसको 3 सेक्शंस, जिसको 3 भागों में अगर बांट कर लिखेंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको अंक भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, है ना। आज का हमारा निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। किसी भी विषय पर अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको ही हम विज्ञान कह सकते हैं। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए नए नए आविष्कार किए हैं, वे सब विज्ञान की ही देन है। फिर से पढ़ूंगी, देख लीजिए। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं, वे सब विज्ञान की ही देन है। माने हमें यहाँ विज्ञान का मतलब समझने के लिए हमें बहुत पीछे कि मानव जाति के जो आरंभ हुआ था, आविष्कार, मानव जाति का आरंभ हुआ था, तब से हमें मानव जाति के विकास को एक नज़र से देखना चाहिए। देखते समय कि आप पथरीला युग, पत्थरों का युग जो देखते हैं, उस समय मानव का लक्ष्य एक ही होता था कि खाना किस तरह कमाए। जैसे कि वो खुद आखेट पर चलता था, पत्थर को लेकर जानवर को मारता था, कच्चा कच्चा ही खा लेता था। उसके बाद मानव का आविष्कार क्या हुआ कि उसने खाना पकाना सीखा। खाना पकाने के बाद वो जिस तरह फूल फल इन सब को खेती बाड़ी करना सीखा, माने अपना कुछ रखना और अपने मतानुसार कुछ चीज़ों को पैदा करना, अपने आवश्यकताओं के अनुसार कुछ चीज़ों को पैदा करना, ये है खाने के विषय में। उसी तरह रहने के लिए पहले जो आदमी था, मानव, आदिकालीन मानव जिसको कहते हैं, उस तरह का मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में। और उसके बाद घास फूस का घर बनाए, माने कभी कभी पेड़ों के ऊपर घर बनाते थे, क्योंकि वहाँ अगर रात हो जाती है, वहाँ तो पूरे के पूरे वन ही है, जंगली प्रांत ही होते थे। तब कहाँ रहता था मानव? पेड़ के ऊपर, है ना, एक छोटी सी कुटिया जैसे बनाकर उसमें रहता था। उसके बाद नीचे आया। नीचे कब आ सका कि अपने आसपास में, बाजू में जितने भी क्रूर जानवर हैं, उन सब से रक्षा किस तरह होगा, ये सब मानव सीख लिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किया। तब से लेकर आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, आप एक एक करके गिनते जाइए। आप दैनंदिन जीवन में जितने भी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं हम सब, उन सब को हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की देन, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से ही इन सब का आविष्कार हुआ है, संभव हुआ है। क्यों आविष्कृत किया मानव ने इन सब विषयों को? कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मानव की आवश्यकताएं दिन व दिन बढ़ती गई और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने नए नए आविष्कार किए हैं, जो हम इन सब को विज्ञान की ही देन मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज का युग जो है वह विज्ञान का युग है कि नहीं? एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एरा जिसको कहते हैं युग, आज का युग जो है वह विज्ञान का युग है ना बेटा। यह हुई प्रस्तावना, माने विज्ञान क्या होता है, उसमें
उसके माध्यम से मानव क्या किया, यह है इस विषय पर, माने विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस निबंध के लिए, इस विषय के लिए यह जो है प्रस्तावना है। तो अब हम विस्तार में जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हम इस निबंध में, कि विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया। फिर से सुनिए, विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। आरामदायक, आराम माने विश्राम, है ना। इस प्रकार विज्ञान ने जितने भी आविष्कार किए, यहाँ एक शब्द लगाएगा अनगिनत, माने जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे आविष्कार हुए हैं हमारे सारे इस विश्व में। तो इन सब आविष्कारों के कारण क्या हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है वो पहले से कहीं गुना आरामदायक, माने पीसफुल जिसको कहते हैं, वो आसानी से अपना जीवन बिता रहा है। जो पहले के जीवन था और आज का जीवन है, इन दोनों को अगर हम तुलना करके देखें तो ऐसा लगता है कि आज का जीवन जो है वो बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि हम उस समय के जितने भी कष्ट होते थे साधारण जीवन जीने के लिए, उन कष्टों से हम कहीं दूर आ गए हैं, माने उस सबको हम पार कर चुके हैं। इसका कारण क्या है? विज्ञान के कारण बने हुए नए नए आविष्कार। जैसे कि विज्ञान से हम बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, मानव का जीवन बहुत ही आरामदायक बना है, ये हम देखे हैं। कैसा हुआ मानव का जीवन इस तरह आरामदायक? देखिए, एक एक क्षेत्र को हम लेते हैं कि यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है कि नहीं? यातायात माने अंग्रेजी में कहेंगे ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस यातायात में हमने जिस साधनों पर जिन साधनों से आज हम यात्रा कर रहे हैं, यह हमारे लिए इतना सुविधाजनक हो गया है कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आज हम अपने यात्राओं में कर रहे हैं। जैसे कि महीनों की यात्रा दिनों में उसकी पूर्ति हो रही है, और उसी प्रकार दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है कि नहीं? आपने कभी सुना होगा कि बुजुर्ग लोग होंगे तो वे कहेंगे कि अगर काशी जाना है, क्योंकि भारतीय धर्म में उसके विश्वासों में क्या है कि भारतीय माने हिंदू व्यक्ति को जन्म में एक बार काशी जाना था। तो सोचिए कब निकलते थे काशी यात्रा पर? जब इनको 50 साल हो जाते, 50-60, माने तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको घर का जो कुछ भी है उनको सौंपा दिया जाता है और ये लोग काशी चले जाते हैं। काशी चले जाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति काशी में विश्वनाथ का दर्शन करके वापस घर गांव आ रहा है, तो वो जानकारी प्राप्त करके सारे पूरा गांव उधर जमा हो जाते थे और आने वाले व्यक्ति के चरण छूते थे। क्यों? क्योंकि काशी आना और काशी तक चलना और फिर वापस गांव आना, ये तो एक बहुत बड़ा कार्य होता था, कुछ साल लगते थे, क्योंकि पैदल ही चलना पड़ता था। अगर कोई एक आध व्यक्ति धनवान होगा तो बैलगाड़ी लेकर चलते थे या फिर घुड़सवार, ऐसे यातायात के साधन होते थे हमारे पूर्वजों के पास। अब देखिए अब कैसा है कि नहीं? अब कैसा चल रहा है? माने उस समय पे महीनों की लगने वाली यात्रा आज कुछ ही दिनों में, अगर हमें आज कन्याकुमारी जाना हो या कश्मीर, बस ट्रेन पकड़ो निकल पड़ो, बहुत आसान हो जाता है आजकल की यात्रा। इतनी द्रुत गति से ट्रेन और हवाई जहाज यातायात के माध्यम के रूप में काम में लाए जा रहे हैं, है ना।
ट्रेन देखते हैं आप, उसी प्रकार हवाई जहाज माने एरोप्लेन जिसको कहते हैं हवाई जहाज। इन दोनों के कारण अमेरिका भी जा सकते हैं, कहीं भी संसार भर में, दुनिया में कहीं भी, किस इस छोर से उस छोर तक कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। इनका आविष्कार जब तक नहीं हुआ तब तक यातायात माने कहीं ना कहीं यात्रा करने का मतलब है जान हथेली पर लेकर भागना, है कि नहीं। अगर कोई तिरुपति गया है, या लोग कहते हैं ना, वहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी सुबह हम पैदल निकलते थे तो सूरज उगकर थोड़ा बहुत गर्मी होने से पहले ही इस गांव तक पहुँच जाते थे, और शाम तक इधर ही रहते, रात को इधर रहते, फिर पुनः सुबह उठकर उधर से पैदल ही चले जाते थे। साधारण से साधारण जनता के पास एक ही यातायात का साधन था, वो था पैदल चलना। लेकिन आज देखिए, बाइस्किल, रिक्शा, ये मोटर बाइस्किल, ये सब थोड़े कम विनिमय में, वैसे ही बहुत दूर जाना है, ज़्यादा दूर चलने के लिए हमारे पास हैं ट्रेन्स। आजकल तो हम मैग्नेटिक ट्रेन सुन रहे हैं, बुलेट ट्रेन सुन रहे हैं। मतलब ये सब जो है विज्ञान के नए नए आविष्कार हैं। ये कैसे चल रहे हैं? द्रुत गति से, यानी जेट स्पीड जिसको कहते हैं ना, बहुत ही तेज़ गति से ये सब चल रहे हैं और हमारे यातायात को आसान बना रहे हैं। और इसके बाद हम विज्ञान को और एक क्षेत्र में देखेंगे, वो होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सुविधाएं जुटाई है ना। आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में अगर किसी का कोई रोग हुआ, बीमारी आई, तो कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे गांव के गांव ही छोड़ दिए जाते थे, उनका ही नाश होता जाता था। कलरा जिसको कहते हैं, हैजा, है ना, हैजा के बीमारी हैं। और माता माशूची जिसको कहते हैं, माता आई तो वो पूरा घर का घर, क्यों आज हम जिस बीमारी के कारण घरों में बैठे हैं, कोरोना, इसका भी अब तक इलाज प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उससे दूर भागने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही बैठे हुए हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता था कि, लेकिन आजकल देखिए किस प्रकार उसके टीका वगैरह निकालने के लिए, किस प्रकार उसका चिकित्सा के आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं ले रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। मतलब क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहले अनिवार्य बीमारी जिसको कहते हैं ऐसा होता था, ऐसे बीमारियों का भी इलाज ठीक तरह से, माने एकाध मिनटों में पूर्ण होने की तरह हमारे विज्ञान ने हमारे लिए नए नए आविष्कार लाकर दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सुविधाएं जुटाई है, माने सब तरह तरह की सुविधाएं हमारे लिए एकत्र किया है विज्ञान ने। आज कई असाध्य बीमारियों का इलाज मामूली गोलियों से हो जाता है। कभी कभी उस बीमारी को हम क्या समझते थे कि वह असाध्य बीमारी है, इसको हम मिटा नहीं सकते। ऐसे बीमारियों को आज एक मामूली गोली, एक छोटी सी गोली दिया जा रहा है और वह बीमारी उससे उठ रहा है हमारे शरीर से। मतलब विज्ञान ने हमारे लिए इतने सारे आविष्कार किए हैं। उसी तरह और एक क्रांतिकारी परिवर्तन विज्ञान ने हमारे मानव जीवन में लाया है, पूरे विश्व के मानवों के जीवन में लाया है, वो है मोबाइल एवं इंटरनेट। अगर ये दो नहीं होते आज हम शायद जीवित भी नहीं होते, क्योंकि आज का पूरा जीवन जो है इन्हीं से बंधा हुआ है ना। मोबाइल और इंटरनेट जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से भी कह सकते हैं, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से
समाचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, है ना। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से समाचार के क्षेत्र में, समाचार मतलब न्यूज़ नहीं, इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। समाचार, न्यूज़ भी एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है समाचार, लेकिन यहाँ पर समाचार का अर्थ है इंफॉर्मेशन, माने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जिसको कहते हैं ना, उस प्रकार समाचार एवं सूचना के क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट के कारण, इन दोनों के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर पढ़ने से, माने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक आध खबर प्राप्त होना ही मुश्किल हो जाता था। कभी कहा हाँ उधर ऐसा हुआ है, इधर ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता था। वह समाचार हम तक पहुंचने में भी दिन लग जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट, उसको हम आसानी से घर बैठे, अमेरिका में कोई खेला जा रहा है या फिर कहीं कोई हो रहा है, इधर का हो रहा है, उधर का हो रहा है, वो सब हम लाइव, मतलब जो जीवंत है उसका प्रसारण हम ऐसे ही देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उन सब का प्रसारण हम देख रहे हैं। इसका कारण क्या है कि मोबाइल एवं इंटरनेट, इन दोनों के कारण मानवीय सभ्यता में ही बहुत सारे परिवर्तन आ गए, और उसी तरह क्रांतिकारी परिवर्तन मानवीय जीवन में अति साधारण, जिसको हम पूरे आप कंगाल कह लीजिए, वो शायद 1 जून ही खाना खाता होगा, लेकिन उसके जेब में एक मोबाइल होगा। वो इतना क्रांतिकारी परिवर्तन है कि विश्व के हर क्षेत्र में, ना यहाँ ना वहाँ, ना यह देश ना वह देश, ना छोटा बच्चा ना बड़ा, सबके हाथ में आज एक ही औजार, जिसको कह सकते हैं हम, एक ही औजार है, वो है मोबाइल फ़ोन, है ना। इन सबको हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान के द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार। इनके कारण आज मनुष्य की जिंदगी ही बदल गई है ना। मानव जीवन जीने का जो तरीका होता था पहले दिनों में, वो पूरा तरीका ही बदल गया है। सामाजिक जीवन में कभी कभी उथल पुथल ही मचता जा रहा है। घर में 4 लोग होंगे तो 8 फ़ोन्स मिल रहे हैं घर में, 2-3 कंप्यूटर हैं, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, न चारों दिशाओं में फैले गए हैं। और उसी तरह बेटा अमेरिका में, बेटी लंदन में, माँ बाप भारत में, और चारों फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। सबको एक दूसरे को देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। जैसे कि परिवार में सब लोग एक जगह बैठकर, एक ही घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, वैसे ही वहाँ ये सब मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या है, इससे हमारा पूरा ज़िंदगी ही बदल गया है इस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से। तो आप एक बात को याद रखिए कि किसी भी परिवर्तन या किसी भी आविष्कार को हम देखते हैं तो उसके लिए मात्र एक दिशा नहीं होती, है ना। उसके लिए दूसरी दिशा को भी हमें देखना पड़ता है। जैसे कि सिक्के के दूसरे पहलू, आप सिक्के को जानते हैं ना, कॉइन जिसको कहते हैं, इधर एक इधर एक, माने जब आप इस ओर को देखते हैं तो इधर भी एक और काफ़ी एक छोर होगा, इधर एक छोर होगा तो इधर भी एक छोर होगा। अर्थात दोनों सिक्के के 2 पहलुओं की तरह इन आविष्कारों से, माने विज्ञान ने जिन जिन आविष्कारों को प्रस्तुत किया है, उससे मानव जीवन को, प्राणी मात्र को हानि भी हो रहे हैं। तो अब आप देखिए मानव जीवन को विज्ञान से मिलने वाले हानियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं एक ही बात इधर लिखी थी, लेकिन आपको इसको विस्तृत करने के लिए बहुत सारे बात आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि परमाणु ऊर्जा से बनने वाले हथियार मानव के लिए अत्यंत विनाशकारी है कि नहीं। मानव जीवन के लिए अत्यंत विनाशकारी, कि पूरे मानव को ही मिटाने वाले, ना केवल मानव को, पूरे पृथ्वी पर से प्राणी मात्र को ही मिटाने वाले हैं परमाणु ऊर्जा से बने हथियार।
आपको अंग्रेजी में कहें तो एटम बॉम्ब जिसको कहते हैं। आपको पता है ना, एटम बॉम्ब परमाणु ऊर्जा से बने हथियार। इनसे क्या होगा? पृथ्वी पूरा विनाश की ओर चली जाएगी। उसमें ना एक ही माने अंकुर तक उठ नहीं सकेगा अगर परमाणु ऊर्जा से बने बम उस पर फटेंगे। उसी तरह प्लास्टिक आप और ई वेस्ट, उसी तरह मेडी वेस्ट, इन सब को अगर आप देखें तो विज्ञान के एक ओर जहाँ हम उसकी बधाई जितने कर रहे हैं, उसी प्रकार उससे हानिकारक पदार्थों का उत्पन्न भी हो रहा है। प्रदूषण आज हम कहते हैं, फर्स्ट ईयर में हम देखे थे प्रदूषण, कितने तरह के प्रदूषण हमने देखा है। उस प्रदूषण के ऊपर अलग से एक निबंध भी बना सकते हैं हम, है ना। तो कितने तरह के प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, पृथ्वी भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अंतरिक्ष का प्रदूषण, इन सब का, जल प्रदूषण, इन सब का कारण क्या है कि बढ़ती हुई विज्ञान का विनिमय। विज्ञान ने जिन जिन आविष्कारों को किया है उनका विनिमय जब अधिक हो रहा है, उसके कारण परमाणु ऊर्जा से बने हथियार, ये तरह तरह के हथियार हैं। ये हथियार किस लिए बनाए थे? एक मानव दूसरे मानव को मारने के लिए, एक देश दूसरे देश को जीतने के लिए। क्या यही मानवता है ना? हमें यह भी देखना है ना कि यही मानवता का लक्षण यही है। हमने जितने भी विज्ञान के आविष्कार किए हैं, क्या उन सब से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हानि हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? इसको छोड़ देना चाहिए, है ना। माने सिक्के के दूसरे पहलू की तरह इन आविष्कारों से हानि भी हो रहे हैं। जैसे कि परमाणु ऊर्जा से बनने वाले हथियार मानव के लिए अत्यंत विनाशकारी होते हैं, है ना बेटा। तो अब हम क्या कहें? विज्ञान क्या है, इसका अर्थ, अब विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ने किस प्रकार एक वरदान के रूप में किस प्रकार मानव पर अपने वरदान दिए हैं। आशीर्वाद के रूप में बहुत सारे वरदान दिया है विज्ञान ने। जैसे कि आप खाना पकाने के तरीके से ही देख लीजिए, जो कुकर आया है और गैस स्टोव आया है ना। धुआं निकलता था पहले लकड़ियों को जलाकर, तो उस धुएं से बचाव मिला है। और यातायात में इधर से उधर जाने के लिए हमें गाड़ियाँ मिल गई हैं, उसमें जा रहे हैं। और दूर देश तक जाने के लिए आसानी से जितने ट्रेन और द्रुत गति से चलने वाले हवाई जहाज, ट्रेन, ये इन सब के कारण हमारी यात्रा भी बहुत सुविधाजनक बन गया है। और उसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा देखिए, ये आप हृदय की चिकित्सा, है ना, ब्रेन की चिकित्सा, कुछ किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहाँ पर भगवान के दिया हुआ उस पूरे शरीर को बदल रहे हैं। माने उतना उन्नति की है विज्ञान के कारण, हमारे समाज ने बहुत ही उन्नति प्राप्त की है। उसी तरह जिस प्रकार उन्नति मिली है, उसी तरह हमारे मानवीय समाज में विनाश के भी बीज बोए गए हैं हमारे इस विज्ञान के कारण। विज्ञान के आविष्कारों के कारण विनाश का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। इन सब को हम एक ही बार देखते देखते आए हैं। अब तक हम जो है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय को विस्तृत रूप से देखे हैं, विषय विस्तार में देखे हैं। अब हम पहुंचते हैं इसकी आखिरी कड़ी, वो है उपसंहार। उपसंहार में हम क्या सुनेंगे कि उपसंहार मतलब हम अब तक उस विषय पर, जिस विषय को हम बताना चाहते हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं, और अंत में हम क्या बताना चाहते हैं इसको हम उपसंहार में रखते हैं। आप जो भी विषय पर निबंध लिखिए, मनपसंद विषय पर, लेकिन
उपसंहार में क्या होगा कि आप अब तक जो भी सीखे हैं उसका अंतिम टिप्पणी जिसको कहते हैं, व्याख्या जिसको कहते हैं, उसी तरह इसको हमें लिखना चाहिए, वो है उपसंहार। उपसंहार में क्या कहा जा रहा है? मनुष्य को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। मनुष्य को, फिर से पढ़ूंगी, आप सुन लीजिए। मनुष्य को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इसी समाज में जीना है, इसको छोड़कर हम और कहीं नहीं जा सकते। तो जहाँ पर हम जी रहे हैं वहीं पर हमें सुविधाजनक जीने की भी आदत भी पड़ गई है और उसका अधिकार भी हमें है कि हम सुविधाजनक जीवन बिताएं। और हमारी आवश्यकता कहाँ तक है? जब महाभारत में कहा जाता है कि जब वनवास के समय नकुल और सहदेव दोनों बड़े बड़े लकड़ी इकट्ठा करते हैं कि वे वनवास में हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ियों से पकाना पड़ता है, तो बहुत सारे लकड़ी इकट्ठा करके एक जगह रख लेते हैं। तब उनका बड़ा भैया युधिष्ठिर आता है, आकर उनसे पूछता है किस लिए इकट्ठा कर रहे हो ये सब? तो वे कह रहे थे हाँ हम इधर ही रहेंगे ना, वनवास में तो हमारे काम आएंगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, कभी भी ऐसा मत कीजिए, जितना आवश्यक है उतना ही लेते रहिए प्रकृति से। अगर उससे अधिक लेना शुरू करेंगे वो प्रकृति पर हमें डाकुओं की तरह लूट लेना हो जाएगा। अगर हम प्रकृति को लूटेंगे तो प्रकृति एक दिन खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जितना आवश्यक है उतना ही लेना है इस संसार से और इस प्रकृति से, कहता है युधिष्ठिर। उस बात को हमें भी याद रखना चाहिए। कोई भी विषय आप ले लीजिए, चाहे कपड़े पहनने के लिए कपड़े से लेकर, फ़ोन से लेकर, बाइक से लेकर, कुछ भी विषय ले लीजिए, जितना आवश्यक है उतना ही रखना हमें सीखना चाहिए। और सुविधा अनुसार जियो, कौन मना कर रहा है? सुविधा अनुसार हमें जीना चाहिए, लेकिन इसके लिए दूसरों को लूटना, प्रकृति को लूटना, ये अच्छी बात नहीं है ना। विज्ञान के बुरे आविष्कार, उन आविष्कारों को दुरुपयोग करने से क्या होगा? समाज का विनाश ही होगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। अगर कोई तुम पर आक्रमण कर लिया तो उसको रोकना अलग बात है। तेरे पास गन है, लेकर सभी को डिशू 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 करके शूट कर देता हूँ, ये नहीं चलेगा, है ना। इस तरह मैंने विज्ञान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। हमारे एक मैडम जी हैं, वो कहते थे विज्ञान जो है चाकू के समान है। विज्ञान जो है वो चाकू के समान होता है। चाकू से क्या क्या किया जाता है? अगर आप एक घर में रहने वाले औरत को दे दीजिए तो वो चाकू से तरकारी सब्जी वगैरह काटते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। अगर वही चाकू एक डॉक्टर को दे दे तो वो क्या करता है? सर्जरी करता है ना, शल्य चिकित्सा करता है। चिकित्सा करके उसको जो भी अनावश्यक चीज़ यहाँ पर उग गया है उसको काट देता है। अगर वही चाकू एक डाकू के हाथ में चला गया तो वो क्या करेगा? सबको चाकू दिखाकर डरा लेगा, लूट लेगा, है ना। ने चाकू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आग का इस्तेमाल किस तरह करते हैं कि सदुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते। आग हमारा ही है करके हम पर तो जलाते नहीं है ना। उसी तरह विज्ञान को भी एक वस्तु जो हमारे सदुपयोग के लिए बना हुआ है, हमारे सुविधाओं के लिए बनाया गया है, इस तरह विज्ञान का विनिमय जो है मानव समाज के हित के लिए ही हमें विनिमय करना चाहिए। इनका दुरुपयोग करने पर ये आविष्कार अभिशाप ही बन जाते हैं, है कि नहीं। अगर किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे तो वो अनावश्यक और अभिशाप का रूप ले लेता है। उसी तरह अगर हम विज्ञान का भी दुरुपयोग करें, विज्ञान से बनाए गए आविष्कारों का दुरुपयोग करें तो वो जरूर अभिशाप के छापे पर लग जाते हैं, है ना बेटा। बात समझ में आई है ना आपको? यह है हमारे लिए विज्ञान वरदान या अभिशाप नामक निबंध।
मैंने इस निबंध को आपके लिए बना के यहाँ पर रखी हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा, इसको सुनने में कोई संदेह होगा तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप में लिख लीजिए। मैं आपको पूरी तरह से उसको क्लियर कर दूँगी। उसी तरह ये जो नोट्स है ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देती हूँ। फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए। और विज्ञान से कितने भी हानि हैं, कितने भी लाभ हैं, जो पहले ज़माने से अब तक विज्ञान ने किन किन आविष्कारों को किया है, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, आप भी एक बार सोच लीजिए। अगर हो सके तो कहीं एक बार लिख के देख लीजिए कि अब तक क्या क्या किया है, इनमें से अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कौन वरदान बन गया है, कौन अभिशाप बन गया है, इसको आप भी एक बार देख लीजिए। और एक बात है कि अगर यह इस पाठ को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए और इस पर एक निबंध लिख लीजिए कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। मैंने जो आपके लिए बनाई थी, इसको भी आप देख लीजिए और हो सके तो आप अपनी ओर से भी थोड़ा बहुत इसमें मिला लीजिए और एक इससे भी ज़्यादा बड़ा एक और भी लंबा चौड़ा एक निबंध बना के दे दीजिए। ओके बेटा, यह आपके लिए निबंध होगा, असाइनमेंट जिसको कहते हैं नियोजन। इस पर विज्ञान अभिशाप या वरदान या अभिशाप, इस विषय पर आप एक निबंध लिख लीजिए अपनी ओर से। यह होगा आपके लिए एक नियोजन। ओके बेटा।